बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरकाम इस वक्त शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी नोक झोंक हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस हुकूमत के अंदर इंटरफेरेंस करने की भी कोशिशें कर रहे हैं, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक शटअप कॉल दी और उनको सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया और मोहसिन नकवी ने उनको सऊदी अरब नहीं जाने दिया। तो उसके बाद एक नई जंग का आगाज़ हुआ। तो मैंने आपको जो है वो आखिरी रमज़ान की खबर दी थी कि ईद के बाद शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक नया फड्डा पड़ेगा अफसरान की तैनातियों के मामले के ऊपर। तो आज एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त जनाब सामने आ चुकी है कि शहबाज हुकूमत का तख्ता उलटने की खबर है कि जनाब धर्म तख्ता होने जा रहा है इस हुकूमत का, और एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाया जा रहा है जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं। वो कौन से ऐसे शख्स हैं, मामला क्या है और उनको वज़ीर आज़म लगाने का असल मकसद क्या हो सकता है, बहुत अहम तरीन तफसीलात लेकर जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी राब्ते की जो है वो खबर सामने आ रही है। और ये खबर मैं ब्रेक नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने खुद इस खबर की जो है वो तस्दीक कर दी है और GHQ में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी किया करें ताकि जो ये हमारे चैनल की ज़रिए हमारी आवाज़ को बंद करने की जो साजिश हो रही है और उस असर को हम दायल कर सकें और आप तक हमारी आवाज़ जो है वो इस तरह से जनाब पहुंचती रहे। तो कुछ सबसे पहले अहम अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान एशिया का सबसे ज़्यादा महंगाई वाला मुल्क जो है उसको करार दे दिया गया है और एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को एशिया की चौथी सुस्त तरीन मुआशी तरक्की की शरह वाला मुल्क भी करार दिया है। तो जनाब अब ये आउटलुक जो है वो जारी हुई है और इस आउटलुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि पाकिस्तान में इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मुआशी बहाली का अमल इसी साल से शुरू हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सियासी अदम इस्तेकाम को मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज करार दे दिया गया है। यानी कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ आप ऐसा कुछ करते रहेंगे जिस तरह से पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, जुडिशरी आपके सामने नंगा नाच रही है और जो कुछ जुल्म और बर्बरीत की इंतहा है, इमरान खान को जेल में गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से रखा हुआ है, मुल्क में इनको मुअत्तल कर दिया गया है, अगर ये सब कुछ चलता रहा तो डेफिनेटली आप जो है पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर्म 47 वाली हुकूमत पूरे पाकिस्तान की कौम जानती है कि हमने अवामी मैंडेट जो है वो किसको दिया है, इमरान खान और उसकी पार्टी को दिया है, लेकिन उसका मैंडेट आपने मानने से इनकार कर दिया। तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पैदा होगी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी तो पाकिस्तान में इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी पैदा होगी। लोकल इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो बैनुल अक़वामी या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है कैसे पाकिस्तान आएंगे, सऊदी अरब कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा या दीगर ममालिक चाइना, रशिया और अरब ममालिक जो है वो कैसे पाकिस्तान में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। सिर्फ हम भीख मांगने के लिए जो है वो बैठे हुए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही। ये फैसला साधों को सोचना चाहिए जो बंद कमरों में बैठकर फैसले कर रहे हैं कि आप अगर ऐसे ही मुल्क को चलाएंगे, डंडे को जोर पर चलाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल पर है। जिस तरह से पहले जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब नए जो है वो आर्मी चीफ बने थे, उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाया था, तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान नाजुक तरीन वाकई एक मोड़ पर खड़ा हुआ है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में जो कुछ यहाँ पर काम हो रहे हैं वो आज से पहले हमने नहीं देखे थे। और फिर जनाब दूसरी जानिब उमर अयूब साहब ने जो है वो खिताब किया, क्योंकि आज दो जलसे थे कोयटा के अंदर, एक पशीन में और एक चमन बॉर्डर पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर अपोजिशन इत्तेहाद ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। तो उमर अयूब ने कहा कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनती तो वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती। फॉर्म 47 वालों की हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है, आप अवाम के सामने खड़े नहीं हो सकते, अवाम का समंदर आपको बहा ले जाएगा। और उन्होंने जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ज़ेरे तमाम जो पहला जलसा हुआ उसमें खिताब किया और उन्होंने कहा कि 9 मई की CCTV वीडियो से सब आगाह हो जाएगा कि मुल्क की आवाम हमेशा तहरीक को कामयाब बनाने के लिए पेश रहे। अपोजिशन इत्तेहाद पूरे मुल्क में जलसे करेंगे। अब इसके बाद 3 बड़े जलसे पंजाब में अपोजिशन इत्तेहाद ने करने का ऐलान कर दिया। अब जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत चल रही है, अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई, वहदतुल मुस्लिमीन और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 4, 5, 6 जमातें मिलकर अब पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। इमरान खान के पीछे आवाम खड़ी हुई है, एक ऐलान होना है और जैसे ही जनाब ऐलान होगा पूरा पंजाब जो है मरियम नवाज की हुकूमत को वो बहाल कर ले जाएगा।
یہ اس وقت بڑی گھناؤنی صورتحال ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے۔ جناب اگر آپ یہ عمران خان صاحب جو ان کی تحریک شروع ہو گئی ہے، اور یہ تحریک کسی سیاستدان کے خلاف نہیں ہے، اور پہلی بار یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تحریک کسی اسٹیبلشمنٹ نے شروع نہیں کروائی، کسی فوجی جرنیل نے شروع نہیں کروائی، بلکہ یہ خالصتاً سیاسی تحریک ہے۔ اور اگر آپ اس کا پی ڈی ایم سے موازنہ کریں، اور یہ تحریک جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے ہے، اور وہ تحریک جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، وہ جناب ملک کے خلاف تھی اور پاکستان کی عوام کے خلاف تھی۔ آپ پی ڈی ایم کے جلسے دیکھ لیں اٹھا کر، آپ جناب عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے اٹھا کر دیکھ لیں، آج کا جلسہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی عوام پچھلے 2 سال سے کہاں پر کھڑی ہے۔ پچھلے 2 سال سے ہم جو ہیں وہ کیا اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، لیکن فیصلہ ساز جو ہیں وہ بغض ایمان میں ملوث ہے، فیصلہ ساز عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کب 2 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ عمران خان کو کرش کر دیں گے، عمران خان کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، اور پاکستان تحریک کو ختم کر دیں گے، اس کی جماعت کو ختم کر دیں گے۔ جناب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے آپ نے صحافیوں کو اٹھا لیا، آپ نے صحافیوں کو قتل کر دیا، آپ نے عمران ریاض کو بگاڑ دیا، آپ نے جب سیاستدانوں کو اٹھا لیا، ان کے گھروں میں جا کر گھس کے۔ تو جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آپ نہیں جیت پا رہے تو یقین کریں آپ کو پاکستان کی قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ آپ لوگ ہار چکے ہیں اور پاکستان کی عوام جیت گئی ہے۔ لیکن کیونکہ اسٹیٹ کی اپنی انا ہوتی ہے، اسٹیٹ کبھی معافی نہیں مانگتی، اسٹیٹ کبھی سرنڈر نہیں کرتی۔ لیکن اب پہلی بار آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ ریاست کو، نظام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس نظام کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے۔ جناب اس سب کے اندر اب جو خبر چل رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان اور جنرل آصف علی صاحب کے رابطے چل رہے ہیں، اور جی ایچ کیو میں ایک ہنگامی ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ جناب یہ خبر میں نہیں دے رہا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن صاحب، انہوں نے کہا کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشین جلسہ ہوا، اور پشین جلسہ میں جو تقاریر ہوئیں، محمود خان اچک صاحب نے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ٹارگٹ کیا کہ ہم کسی ملٹری بھی شخصیت کی ہم ایکسٹینشن نہیں چاہتے، اور اس کو ایکسٹینشن نہیں دینے چاہیے، کسی سرکاری محکمے کے افسر کو ایکسٹینشن نہیں ملنے چاہیے۔ ہم اپنی ایجنسیز کے ساتھ بھی ہیں، اپنے پاک فوج کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہم ان کے سیاسی مداخلت سے اختلاف کرتے ہیں، ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے، ہم ان کی جو ہے وہ کام سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کی کہ جو ہماری ماں بہن کی عزت نہیں کرے گا، جو ہمارے کپڑے اتارے گا، تو ایسی پولیس اور فوج کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ تو جناب یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال شیر عبد المروہ صاحب نے تقریر کر دی، عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جناب ہم جہاد کر رہے ہیں اور انقلاب ہونا چاہیے، سافٹ ریولوشن کی بات ہو رہی ہے، اور پشین جلسے نے عوامی ریفرنڈم دے دیا، اور پشین جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا آج کے دن ہی دوسرا بڑا جلسہ چمن کے بارڈر پر تھا، اور اس جلسے سے جو میسج پہنچایا گیا ہے تو یہ وہ تحریک ہے کہ اب وہ اگر تحریک کامیاب ہوگی تو پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اور آپ عمران خان کو، اس کے عوام کے سمندر کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور یہ گیم اب ہاتھ سے نکلتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے۔ تو جناب اس سب کے اندر اب رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آخر کار عمران خان سے بات کرنی پڑے گی۔ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آخر کار عمران خان سے بات کرنی پڑے گی، باقی سب بیٹے جھوٹے ہیں اور اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں۔ تو جناب اب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ 2004 کی صورتحال ہے، اور تاریخ جو اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اپنی تحریک چلا رہے تھیں تو انہوں نے اس وقت کی حکومت کاف لیگ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور بالآخر پرویز مشرف کو بے نظیر سے بات کرنی پڑی تھی، اور بے نظیر نے ان سے بات کی تھی، بات چیت ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے۔ اب وہی صورتحال ہے کہ آصف علی صاحب جو ہیں، اب وہ جنگ چونکہ جہاں سے شروع ہوئی کہ انا کی جنگ تھی، اور انا کی جو جنگ ہے اس میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے ان کو DGI کے عہدے سے ہٹا دیا، اور پھر وہاں سے ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی جب شروع ہوئی، عمران خان صاحب جب 27 نومبر کو پنڈی میں دھرنا لے کر گئے تو اس وقت تاثر دیا گیا کہ عمران خان آرمی چیف جنرل آصف علی کی آرمی چیف بننے کے خلاف ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ جو مرضی آ جائیں، میرے ادارے کی پالیسی تو وہی رہے گی نا، شکل تبدیل ہو جائے گی نا۔ خان صاحب نے کہا جو مرضی آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لیکن یہ پرسیپشن بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب جو ہیں وہ ملک کے آرمی چیف بنیں۔ تو اب یہ لڑائی شروع ہو گئی، اور انا کی جنگ تھی، خان صاحب نے ڈائریکٹ جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیے، پھر پاک فوج جو ہے وہ پھر پریس ریلیز جاری کرتے رہی، ISPR پریس کانفرنس، DGI کی پریس کانفرنس، جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کے خلاف تقاریریں کی، انٹرویوز دیے، آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب کی ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ آئی 9 مئی ہو گیا، یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا۔ تو یہ جنگ بڑھتی گئی، آگ پھیلتی گئی، لیکن اس آگ پھیلنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ تو ہتھیار ڈال رہے ہیں نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اب ان کو روکنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟ اب ان کو روکنے کے لیے جو ملک کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو ایشیائی ترقیاتی بینک بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں لائیں گے تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ آپ کو عمران خان کو رہا کرنے کو آئے گا۔ اب آپ اگر عمران خان صاحب کو رہا کر دیتے ہیں
तो क्या आप उसके समंदर को रोक पाएंगे? वो अगले दिन ऐलान कर देगा जनाब मैं सड़कों के ऊपर आ रहा हूं, तो आप इमरान खान को नहीं रोक पाएंगे, ना उसके अवामी समंदर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो यानी कि ये बड़ी घिनौनी सूरत हाल है। तो अब आज के जलसे ने जो रेफरेंडम कर दिया है, आज के जलसे में जो फैसला हुआ है, जो करारदाद मंजूर हुई है, तो उसके बाद अब ताकतवर ईवानों के अंदर हलचल है कि इमरान खान को कैसे रोकना है। लेकिन इमरान खान साहब ना रुकने का नाम ले रहे हैं और वो अनडिफिटेबल है, वो अनबीटेबल है, आप उसको जनाब नहीं रोक सकते। तो अब ये पाकिस्तान देखिए सब बात कर रही है कि अब तो एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब से बात करनी पड़ेगी, अब तो आपके हाथ से गेम निकल चुकी है। आज की खौफनाक तकरीरें भी, आज की तहरीक भी, और अब ये बात हो रही है कि अगर तहरीक शुरू हो गई तो फिर मामला किसी और जानब जाएगा और जमहूरियत को खतरा होता हुआ जनाब इसको दिखाई दे रहा है। अब जनाब हुकूमत का तख्ता उलटने की खबर है और अब एक ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाएगा कि जैसे डायरेक्टली मुल्क में मार्शल लाए। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म लगाया गया, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला। राणा सरोवर साहब ने कहा कि ये तो मोहसिन नकवी का भला है कि वो वज़ीर दाखिला बन के वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बन सकते थे। यानी कि ये सारे फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, जनाब अनवर काकड़, मोहम्मद औरंगजेब, जिन चारों को जो सेनेटर बनाया गया है, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं और ये सियासतदान नहीं है, ये टाउट हैं। और ये जो है वो उनके एक चेहरे, उनके माउथ पीस या उनके बगैर वर्दी के लोग जो हैं वो सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। खबर ब्रेक कैसे करना चाह रहा हूँ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो कारकर्दगी बेहतर होगी। अब आपने इसकी पसबरदा चीज़ों को समझना है कि उन्होंने कहा कि हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, यानी कि तहरीक शुरू हो गई है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर पा रही। मरियम नवाज चूंकि उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि पंजाब के अंदर अगर वो जुल्म बर्बरीत की इंतहा करती हैं तो उसका भी फायदा खान को और पीटीआई को होगा, और अगर वो जलसा करने देती हैं तो उसका फायदा भी अल्टीमेटली खान और पीटीआई को होगा। अब दोनों जानिब से फंस रही हैं। वफाक जो है, वफाक पे जलसे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब उसको नहीं रोक पाएंगे, बड़े जो है वो पैमाने पर अब जलसे हो रहे हैं। और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अफसरान की तैनाती के मामले पर वफाक और पंजाब हुकूमत में किसी तनाज़े को चचा भतीजी का इरादा ना समझा जाए और इंतखाबात में निगरान हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने के बायस अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। जब तक पुलिस को जदीद असला नहीं मिलेगा, अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं होगी। अब जब आपने समझना है, उन्होंने कहा कि हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो कारकर्दगी बेहतर होगी। अब पीपल्स पार्टी का असल जो है वो प्लान क्या है? पीपल्स पार्टी थपकी देगी, वो थपकी मिलेगी जनाब मोहसिन नकवी साहब को, और आप एक साल के बाद देखेंगे कि शहबाज हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो तहरीक एतमाद होगी और सेनेट की एक नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 वोट कम पड़े हैं और 2 वोट जो है वो ज्यादा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को पड़े और वो सेनेटर जो है मुंतखब हो गए। अब ये 2 लोग कौन हैं जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की है, जो पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने खुफिया तौर पर पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट दिया है। अब पीपल्स पार्टी ने वहां से मैसेज ये दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि हमारे पास आपसे ज्यादा वोट मौजूद हैं और आपको हम किसी भी वक्त जो है वो घर भेज सकते हैं। ये जनाब परेशानी है। और अब शहबाज शरीफ साहब को किसी भी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एन मौके पर छक्का मारेगी और उनको घर भेज दिया जाएगा। उनके साथ तहरीक एतमाद आएगी और तहरीक एतमाद आने के बाद मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाया जा सकता है। जो प्लान्स हैं, जो इस वक्त प्लान्स के ऊपर काम हो रहा है। और मोहसिन नकवी किसके बंदे हैं? आपको पता कि मोहसिन नकवी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो दौरा सदर भी करने जाते थे आर्मी चीफ के साथ। और फिर दूसरा ये है कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में असद अली साहब ने कहा कि ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बेटा है, यानी कि जरदारी साहब भी खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे और अपने मुताबिक जो है वो हुकूमत चलाई जाएगी। और यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। और यही प्लान था कि शहबाज शरीफ साहब को 1 साल 1.5 साल गंदा करके इनकी सियासत के ऊपर अंधा फेर कर नवाज शरीफ का और नून लीग का सियासी तौर पर जनाजा निकाल कर मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म लगाया जाएगा और इनका सियासी जनाजा निकल जाएगा और फिर पीपल्स पार्टी को अगले इक़्तिदार के अंदर लाया जाएगा। ये एक पूरे प्लान है जिस पर काम हो रहा है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।